कभी कभी किसी शहर का आम दिन इतना यादगार बन जाता है कि सालों तक लोग उस सुबह को भूल नहीं पाते। बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी ही सुबह थी जहां लोग चाय की चुस्की के साथ अखबार खोल रहे थे और तब पता चला कि बिहार विधानसभा की एक टाइपिस्ट बॉबी अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके बॉडी को कहीं छुपा दिया गया। एक लड़की जो कल तक बिहार असेंबली के कॉरिडोर्स में दिखती थी, आज वो अखबार के एक कोने में बस एक छोटी सी खबर बन चुकी थी। लेकिन जब पुलिस, मीडिया और राजनीति के रंग उस मौत के आसपास घूमने लगे तो सबको समझ आया कि ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक राज था। एक ऐसा राज जो अगर खुला तो ना जाने कितने नेताओं के नकाब उतरने वाले थे। ये कहानी है बॉबी की, यानी श्वेत निशा त्रिवेदी की। एक ऐसी लड़की जिसे बिहार विधानसभा के लगभग दर्जनों नेताओं से नजदीकियां थी, लेकिन उसकी मौत ने पूरी सिस्टम की लिखी हुई लकीरों को हिला कर रख दिया। सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी। बिहार से लेकर दिल्ली तक के सत्ता के गलियारों में इसकी चर्चा होने लगी थी, इतना कि उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी तक को इंटरफेयर करना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या था इस केस में जो इंदिरा गांधी तक को हिला कर रख दिया था? एंड कौन थी बॉबी उर्फ श्वेत निशा त्रिवेदी जिसकी मौत ने दिल्ली तक को थर्रा दिया था? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बिहार के नेता लोग इतने डरे हुए क्यों थे? चलो जानते हैं इस केस को। साल 1983, बिहार पटना। सुबह का वक्त था। बिहार के लोग जैसे ही अखबार खोलते हैं, एक छोटी सी खबर ने सबका ध्यान खींच लिया। बिहार विधानसभा की टाइपिस्ट श्वेत निशा त्रिवेदी, जिसे सब बॉबी कहते थे, उसका रहस्यमयी तरीके से देहांत हो गया। उस वक्त लोगों के लिए ये बस एक और अखबार की छोटी सी कहानी थी, लेकिन जो लोग असेंबली के अंदर के माहौल से वाकिफ थे, उन्होंने तुरंत इसे महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है और आगे चलकर कहीं ये केस उन सारे नेताओं के पैजामे के सच्चाई न उजागर कर दे तो एक डर बन गया था सफेद पोशाकों के बीच। बॉबी उस वक्त पर 35 साल की थी, एक स्मार्ट और इंडिपेंडेंट महिला थी। पटना के विधानसभा में टाइपिस्ट की नौकरी किया करती थी। रोज सुबह टाइम से आती, फाइल्स टाइप करती थी, सभी के साथ हमेशा मुस्कुराते हुए बात करती थी, मानो उसके जिंदगी में कोई गम ही ना हो, और अपना काम खामोशी से करके वापस घर चली जाती थी। लेकिन जब एक दिन वो अचानक से बिना किसी को नोटिफाई किए हुए छुट्टी पर चली गई तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। लेकिन जब पता चला कि बॉबी की मौत हो गई है अचानक से और उसके पार्थिव शरीर को बिना किसी पोस्टमार्टम के, बिना किसी को कोई जानकारी दिए हुए उसे दफन कर दिया गया जल्दी जल्दी में, तब उससे जुड़े सभी नेताओं का ब्लड प्रेशर मानो लो हो गया। धड़कनें बढ़ गई हो, मतलब एक हलचल सी मच गई थी सारे नेताओं के बीच। और ये खबर वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर आज के पत्रकार सुरेंद्र किशोर के हाथ लग गई। तो खबर तो वही है जिसको दबाने की कोशिश हो। तो हमने और प्रदीप के, मैं आज अखबार में काम करता था उन दिनों, और प्रदीप में परशुराम शर्मा थे, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि और कोई छापे ना छापे, हम लोग इसको छापें। और दोनों उस वक्त पे एक ही सवाल से जूझ रहे थे, बॉबी की डेथ आखिर हुई कैसे, किस हॉस्पिटल में एडमिट थी वो, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और उसकी बॉडी गई तो गई कहाँ। और इन सारे सवालों के साथ ही वे दोनों जन अपनी अपनी अखबार में खबर को छापते हैं। उन दिनों बिहार की पॉलिटिक्स में काफी उथल पुथल चल रही थी। पटना के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने इस खबर को और गहराई से देखना शुरू किया। उन्होंने लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया, लेकिन पुलिस का कहना था कि ये एक नेचुरल डेथ थी, कोई फाउल प्ले नहीं मिला इसमें। लेकिन जब बॉबी के परिवार से बात की गई तो उन्होंने कुछ और ही कहा। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि बॉबी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और फिर उसकी डेथ हो गई, और उन्हें कुछ दिखाया नहीं गया। बॉडी को तुरंत ले जाकर बरी कर दिया गया। बॉबी का अंतिम संस्कार जलाकर नहीं, जमीन में दफन कर किया गया था। और हिंदू रीति रिवाज में जहाँ लोगों का अंतिम संस्कार अग्नि देकर की जाती है, वहाँ दफनाना अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा था। अब इसके कारण एक नया एंगल मिल गया था केस में कि क्या कुछ छुपाया जा रहा था, क्या एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया था। मीडिया ने इस पॉइंट को भी उठाया और तब तक बिहार की जनता में भी काफी गुस्सा उठने लगा था सिस्टम के खिलाफ। क्या बॉबी सिर्फ एक टाइपिस्ट थी या फिर कोई ऐसी इंसान जिसे सिस्टम ने सैक्रिफाइस किया
किया। इसका पता चलना अभी बाकी था। पुलिस ने भी इसका ज्यादा डिटेल रिपोर्ट देने से मना कर दिया था कि तभी एक और कहानी सामने आई। बॉबी किसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फिगर के बेटे के कांटेक्ट में थी और कुछ हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन के कांटेक्ट में भी, लेकिन ये बात कभी कंफर्म नहीं हुई। लेकिन मीडिया में लीक हो चुकी थी और इसके बाद सब कुछ और ज्यादा सस्पिशियस होने लगा था। जर्नलिस्ट पर काफी दबाव आने लगा था इस खबर को दबाने के लिए। कहने का मतलब कि इस केस को दबाने की चौतरफा कोशिश हो रही थी, इसलिए कि इसमें बड़े बड़े लोग फंसे थे। लेकिन असेंबली के कुछ लोग जानते थे कि बॉबी आखिरी बार किससे मिली थी। अब सवाल ये था कि क्या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था, या क्या वो किसी स्कैंडल का हिस्सा बन गई थी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसी बीच बॉबी के घर वाले बिल्कुल चुप हो जाते हैं। मीडिया को भी चुप कराने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस वालों ने भी लगभग इस फाइल को बंद कर दी थी, मतलब समझो केस क्लोज मान लिया गया था। लेकिन कुछ लोग, कुछ सच्चाई के दीवाने अभी भी चुप नहीं बैठे थे और उन्हीं में से एक था एक ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर जिसका नाम था किशोर कुणाल, जो उस वक्त पे पटना के एसएसपी भी थे। उन्हें भी बॉबी की मौत की खबर अखबार के माध्यम से पता चलती है। तो किशोर कुणाल ने इस केस को सिर्फ एक फाइल की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे एक इंसान की कहानी के रूप में पढ़ा जिसमें जवाब कम और सवाल ज्यादा थे। कि अगर एक लड़की की डेथ इतनी जल्दी में चुपचाप हो जाए बिना पोस्टमार्टम के, तो या तो सिस्टम डर गई है और या फिर सिस्टम खुद उस राज का हिस्सा। ऐसा किशोर कुणाल का मानना था। किशोर कुणाल ने फाइल बंद कराने के बजाय फाइल खोल दी, एंड आई किड यू नॉट। उसके बाद जो बिहार में हुआ वो आज तक भारत के राजनीति में शायद ही हुआ होगा। सबसे पहले कुणाल ने चेक किया कि बॉडी जलाई गई थी या दफनाई गई थी, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में अंतिम संस्कार जलाकर किया जाता है, तो ये सवाल भी बिल्कुल जायज था। और तब फिर कंफर्म हुआ कि हाँ, बॉबी की बॉडी को जमीन में दफनाई गई थी पटना के कदम कुआं के पास। किशोर कुणाल ने तुरंत मजिस्ट्रेट से परमिशन ली और बॉडी को ग्रेवयार्ड से निकलवाने का हुक्म दिया और मात्र खबर के आधार पर ही एफआईआर रजिस्टर की गई थी। और फिर एक तारीख आती है जहां पटना के जमीन के नीचे से एक सत्य को खींचकर बाहर निकाला गया था और उस लाश में दबी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। बॉडी मिलते ही किशोर कुणाल ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पोस्टमार्टम करवाया और जब पोस्टमार्टम का रिजल्ट आया तब उनका शक और यकीन में बदल गया था। बॉडी में पॉइजन के ट्रेसेस मिलते हैं। अगर उसे और स्पेसिफाई किया जाए तो मेलेथियन नाम का ड्रग मिला था बॉबी के बॉडी से भरपूर मात्रा में। मेलेथियन एक एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये क्लियरली दिखा रहा था कि बॉबी को जहर देकर मारा गया था। पॉइजनिंग का पता लगने के बाद कुणाल ने बॉबी के लास्ट कॉन्टेक्ट्स, टेलीफोन रिकॉर्ड्स और असेंबली के अंदर के लोगों से पूछताछ शुरू की। यहाँ से केस में राजनीति घुस गई थी और यही वो पॉइंट था जहाँ ट्रुथ और पावर टकराने लगे थे एक साथ। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि जीत किसकी होती है, ट्रुथ की या पावर की। इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोग फोकस में आते हैं जब राजेश्वरी सरोज दास के सरकारी आवास पर किशोर कुणाल पहुंचते हैं एंड वहां के आउट हाउस में काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ करते हैं। एंड उसने जो जानकारी दी उससे किशोर कुणाल का काम थोड़ा आसान हो गया था और साथ ही साथ उलझ भी गया था। वे दोनों बताते हैं कि 7 मई 1983 की रात को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता राधा नंदन झा का बेटा रघुबर झा मिलने आया था। उसके थोड़े देर बाद ही बॉबी को IGIMS ले जाया गया, जहां 8 मई 1983 की सुबह करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई और फिर उसके बॉडी को जल्दी में दफन कर दिया गया। लोग कुणाल के पास पॉइजन का सबूत तो था, लेकिन मोटिव और किलर दोनों मानो किसी स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपे हुए थे। और जो आगे आप सुनोगे वो सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे कि कैसे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। किशोर कुणाल को
मौत की दो रिपोर्टें हाथ लगती है और दोनों ही अलग अलग डॉक्टर की रिपोर्ट थी। दोनों में मौत का कारण और समय 2 बताया गया था। एक में मौत का समय सुबह के 4 बजे बताया गया था और कारण इंटरनल ब्लीडिंग, और दूसरे में हार्ट अटैक और समय सुबह 4:30 बजे। ये रिपोर्ट देख के किशोर कुणाल का शक और ज्यादा यकीन में बदल जाता है, क्योंकि किसी फर्जी डॉक्टर के जरिए इस रिपोर्ट को तैयार करवाया गया था। अब किशोर कुणाल एक बार फिर से राजेश्वरी सरोज दास के घर जाते हैं उनसे पूछताछ के लिए, और इस बार किशोर ने उनके कुर्सी के नीचे एक टेप रिकॉर्डर लगा दिया था ताकि उनकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाए और कोर्ट के सामने इसे एज ए प्रूफ पेश किया जाए। और इस बार उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया था उनसे। उन्होंने ये भी बताया कि श्वेत निशा त्रिवेदी उनकी अडॉप्टेड डॉटर थी, एंड सिंस राजेश्वरी सरोज दास वाज ए क्रिश्चियन एंड बॉबी भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी, तो बॉबी के बॉडी को भी दफन कर दिया गया था। बॉबी के कई सारे नेताओं के साथ भी सेक्सुअल संबंध थे और कईयों के साथ रेगुलर रिश्ता भी था। बॉबी के 2 शादी हो रखी थी। पहली शादी कुछ ही दिनों में टूट गई थी और दूसरी शादी से उसके 2 बच्चे भी थे। साल 1978 में बिहार विधानसभा में एक अलग से प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड बनाया गया था ताकि बॉबी वहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब कर सके, लेकिन बाद में वो बोर्ड बंद हो जाती है और बॉबी को उसी विधानसभा में टाइपराइटर का जॉब मिल जाता है। राजेश्वरी सरोज दास पहले बताई थी कि 7 मई 1983 की शाम को बॉबी बाहर निकलती है एंड लेट नाइट वापिस आती है। घर वापिस आने के बाद उसके पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है एंड वो खून की उल्टियां करने लगती है। फिर उसे IGIMS हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन 8 मई की सुबह उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद एक कब्रिस्तान में उसी सुबह बॉबी को दफन कर दिया जाता है। शुरुआत में तो राजेश्वरी सरोज दास ने रघुवर झा का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने किशोर कुणाल को इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। और ये सब लोग कांग्रेस के बड़े नेता थे, इंक्लूडिंग राजेश्वरी सरोज दास। जैसे जैसे पुलिस की जांच इस केस में आगे बढ़ रही थी और एक के बाद एक सच्चाई बाहर आने लगी थी, तब इस केस की दुगनी स्पीड से नेताओं के घरों में और सत्ता के गलियारों में मानो हड़कंप मच गई थी। सबकी धड़कनें मानो बाहर आने वाली थी। अब किशोर कुणाल के पास बहुत सारे नाम आ चुके थे, कई सारे एविडेंस आ चुके थे, और जिसके कारण कई सारे नेताओं के पैजामे के राज अब कुछ ही दिनों में बिहार के जनता के सामने आने वाला था। पर जस्टिस क्या सबके लिए एक जैसी होती है? क्या हर सच सामने आता है? और क्या कानून और कोर्ट सबके लिए एक जैसी होती है? वेल, ये आगे आप खुद ही तय कर लेना। और इसी बीच किशोर कुणाल का फोन बजता है और ये फोन CM हाउस से था। उस वक्त पे बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हुआ करते थे और ये पहला और आखिरी फोन होने वाला था। फोन के एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री थे और दूसरी तरफ किशोर कुणाल। फोन पे केस के बारे में पूछा जाता है और इस पर किशोर कुणाल का जवाब था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, नाम नहीं मैं लूंगा, तो इतना ही कहूंगा कि मैंने उनको कह दिया था कि आपके चरित्र के बारे में कोई शिकायत नहीं है। ये दहकता हुआ अग्नि 16 है, यदि आप इसमें हाथ डालिएगा तो आपका भी हाथ जल जाएगा। और बस कुछ ही दिन बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र एक दौरे पे जाने वाले थे। वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पर ही बिहार के लगभग 44 MLA और 2 मिनिस्टर उन्हें घेर लेते हैं और सारे लोग एक ही आवाज में बोलते हैं कि अगर इस केस को बिहार पुलिस से लेकर CBI के हवाले नहीं किया गया तो वे लोग सरकार गिरा देंगे। ये मामला उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास भी पहुंचता है और वो भी इस केस के डेप्थ को समझ रही थी। और कुर्सी किसे प्यारी नहीं होती है। इंदिरा गांधी जगन्नाथ मिश्र से बात करती हैं, कांग्रेस के कुछ और नेताओं से भी बात किया जाता है और आगे जो होने वाला था उसकी कल्पना आप बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आने के बाद CM जगन्नाथ मिश्र ने 25 मई 1983 को इस केस को CBI के हाथ सौंपना पड़ गया। CBI जो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव ऑटोनोमस एजेंसी है, उसकी करतूत आप थोड़ी देर में जानिएगा। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स,
सीबीआई का कोई भी ऑफिसर इस केस की जांच के लिए पटना नहीं आता है, बिहार नहीं आता है। वो दिल्ली में बैठे बैठे ही रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। रिपोर्ट में इस केस को एक सुसाइड बताया जाता है और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि बॉबी एक लड़के के प्यार में पड़ गई थी। वो उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन लड़के ने मना कर दिया और बॉबी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर उसने सेंसिबल नाम के टैबलेट खाकर सुसाइड कर ली। और सुसाइड से पहले उसने उस लड़के का नाम एक नोट में भी लिखा था, जिसमें किसी रतन जगवानी का जिक्र था। और धरातल पर जांच कर रहे किशोर कुणाल को ऐसा कोई भी नोट्स या कोई भी नाम कुछ भी नहीं मिला था। और जब ये रिपोर्ट के बारे में पटना के फॉरेंसिक टीम को पता चला कि बॉबी की मौत सेंसिबल टैबलेट खाने की वजह से हुई थी, तब उन लोगों ने इस बात पर साफ आपत्ति जताई और इसको क्लियर किया कि बॉबी की मौत मेलेथियन नाम की ड्रग से हुई थी और ये उन लोगों ने अपनी जांच में पाया था। और इस पर सीबीआई का सफाई आता है कि पटना फॉरेंसिक लेबोरेटरी में रखे किसी दूसरे के विसरा से मेलेथियन बॉबी के विसरा में चला गया होगा। ट्रुथ और पावर की टकरार साफ झलक रही थी और ऑलमोस्ट करीब 1 साल बाद 18 मार्च 1984 को कोर्ट ने इस केस को क्लोज कर दिया था। सीबीआई के वही रिपोर्ट के बाद मौत बिहार में हुई थी और जांच दिल्ली में। कोर्ट का फैसला आने के बाद एक विधायक का कहना था कि अगर बॉबी कांड को रफा दफा नहीं कराया जाता तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। बिहार के जनता का भरोसा लोकतंत्र से उठ जाता, क्योंकि करीब दर्जनों लोग इस केस के चपेटे में आने वाले थे और किशोर कुणाल उन्हें लाने वाले थे। बॉबी हत्याकांड की सच्चाई बस कुछ ही लोगों तक सीमित रह गई। आम जनता को इसकी भनक तक नहीं लगी और शायद श्वेतनिशा त्रिवेदी को भी इंसाफ नहीं मिल पाया। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि श्वेतनिशा त्रिवेदी ऐसा क्या जानती थी कि उसे मारने के लिए नेता लोग इतने व्याकुल थे? और आपको क्या लगता है, जीत किसकी हुई, सच्चाई की या ताकत की? और क्या बॉबी को जस्टिस मिला? क्योंकि कागज पर जस्टिस मिल चुका था। प्लीज कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।